मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टैटिक्स जीके के महान रिवीजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लगातार हमारी बातें हो रही हैं दोस्तों इस जीएस के महान सेशन में, तो फिर देर किस बात की है। आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। क्या कहता है पहला प्रश्न हमारा? लिख रहा है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट्स तो बनता है मेरे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर एक शेयर भी बनता है। आइए दोस्तों, तो लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा है, नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है। बच्चों का आंसर आना शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें गोदावरी नदी है। ठीक है ना दोस्तों? कौन सी है? गोदावरी नदी है। गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितना? 1465 किलोमीटर है। त्र्यंबकेश्वर का नाम आपने सुना है क्या भैया? त्र्यंबकेश्वर, ठीक है ना दोस्तों? तो त्र्यंबकेश्वर से यह निकलती है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और कहां से? नासिक के पास। नासिक का भैया महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो यह महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद तेलंगाना में, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में और पुदुचेरी जैसे पार्ट्स में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। प्राणहिता, मंजीरा जैसी इसकी बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। गोदावरी की अगर हम बात करते हैं तो इसे है वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या? वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, यह याद रखिएगा। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ में भी जाती है, याद रखना। छत्तीसगढ़ का जो निचला वाला पार्ट है वहां से भी जा रही है। अब कहोगे सर पुदुचेरी में कहां? तो पुदुचेरी में जो यमन है, यमन पुदुचेरी का पार्ट है जो आंध्र प्रदेश में है, वहां से यह प्रवाहित होती है। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए बहुत शानदार था। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल के साथ साथ अरावली दिया हुआ है। तो नर्मदा नदी के बारे में जितनी बात कही जाए उतना कम है। पहली बात तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, जी हाँ दोस्तों। फिर इसकी बात अगर हम कहें तो भ्रंश घाटी में, ठीक है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, कहां पर जाकर के गिरती है दोस्तों? तो खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। खंभात की खाड़ी में मुहाना, खंभात की खाड़ी में मुहाना, याद रखिएगा, मुहाना है। तो इस तरह बातें भी आप समझ सकते हैं। और आगे की बातें आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी जो निकलती है वह अमर
कंटक पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहां से? अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलती है और यह सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के मध्य से प्रवाहित होती है। इसके ऊपरी पार्ट में विंध्य पर्वत और निचले पार्ट में सतपुड़ा है। ठीक है ना दोस्तों? तो इस तरह आप यहां से भी देख सकते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, ग्वालीगढ़ पहाड़ियों में, अमरकंटक में या फिर सह्याद्री में। तो ये प्रश्न आप जो नदियों से संबंधित दिए गए थे उद्गम स्थल से लेकर के, उनमें यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? प्रश्नों की श्रृंखला है। तो इस पर बातें आप कर सकते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। कहाँ से है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ से बहुत सारी बातें हैं। ध्यान देने वाली बातें यह है आपकी कि जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं वह कहाँ है भैया? कर्नाटक में है। याद रखना मेन रूप से। तो कर्नाटक और केरल की सीमा में पड़ती है, लेकिन कर्नाटक से है। और यह नदी कर्नाटक, याद रखिएगा दोस्तों, और तमिलनाडु में विशेष रूप पर बहती है। तमिलनाडु में विशेष करके बहती है। तो यहाँ से बातें आप समझ सकते हैं। लेकिन कावेरी नदी जल विवाद आपको पता होना चाहिए भैया कि कर्नाटक के साथ साथ, कर्नाटक तमिलनाडु के साथ साथ इसमें आपका केरल भी आता है और पुदुचेरी भी आता है। ठीक है ना दोस्तों? क्या पुदुचेरी भी आता है, यह याद रखिएगा। इस नदी का कुल जो सीमा मतलब लंबाई बताई जाती है वह 800 किलोमीटर बताई जाती है। यह नदी भी पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। दोस्तों बड़े प्यार से समझिए, कुछ बच्चे हमसे लगातार शिकायत करते रहते हैं कि सर ऐसा है, थोड़ा स्लो पढ़ाइए। ठीक है? आप जब इतना बेहतरीन चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा स्लो चलेंगे तो हम लोगों को ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की भी बातें ध्यान दें, आपकी बातें भी ध्यान देना चाहिए। हर एक बच्चों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कोई बहुत स्पीड में पढ़ना चाहता है, कोई स्लो में पढ़ना चाहता है। तो फिर मैं दोनों का मध्यस्थता निकाला कि ना मैं ज्यादा स्पीड में ही पढ़ाऊंगा ना ज्यादा स्लो में ही पढ़ाऊंगा, बीच का पार्ट रखता हूं। बाकी जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हैं वह प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दामोदर नदी निकलती है। देखिए दोस्तों ये चौथी नदी है जो निकलने से संबंधित हम बातें बताए हैं आपको। यहाँ पर चाहे गंगा नदी का प्रश्न हो, चाहे लूनी नदी का प्रश्न हो, चाहे यमुना नदी का प्रश्न हो, चाहे सिंधु सतलज या ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित हो, उद्गम से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। उद्गम से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दामोदर नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो छोटा नागपुर पठार का जो पूर्वी भाग है, ठीक है ना दोस्तों? क्या पूर्वी भाग है उसी से यह निकलती है। छोटे नागपुर के पठार के पूर्वी भाग से यह क्या करती है? निकलती है। तो यहां से भी बातें आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यह नदी बहते हुए, ठीक है ना दोस्तों, झारखंड, जी हाँ मेन झारखंड का ये पार्ट है, तो झारखंड में और साथ ही साथ है पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। अब देखिए दोस्तों जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। ठीक है? दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है और यह हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसे भारत की रूर नदी भी कहा जाता है। रूर, याद रखिएगा दोस्तों, रूर नदी भी कहा जाता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसकी कुल लंबाई जो है
वह आपको ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह नदी के अपवाह क्षेत्र में कोयले का बहुत ज़्यादा भंडार क्षेत्र है, इसीलिए इसको रूर कहा जाता है। और यह नदी पश्चिम बंगाल की शोक भी कहलाती है। किसकी? पश्चिम बंगाल की शोक भी कहलाती है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, शोक बहुत है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपका जो हमारी दामोदर नदी है, यह दामोदर नदी का पानी बहुत ज़्यादा काला काला भी है। तो आर्सेनिक का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। तो इसी जल का प्रदूषण पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है। लिखा है, राजस्व लेखपाल से संबंधित हमारा जबरदस्त लेखपाल का बैच प्रारंभ है, जिसमें आपको 600 प्लस घंटे के वीडियो लेक्चर्स और आपको टेस्ट के साथ साथ स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल मिलेगा दोस्तों। इसी तरह आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का भी है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? ये प्रश्न आपसे मैं रखता हूँ। रिवीजन की क्लास में आप अपनी पूरी सहभागिता दिखाएंगे और ताबड़तोड़ प्रश्नों का जवाब भी देंगे, ये मैं आपसे आशा करता हूं। देखिए दोस्तों, अगर हम प्रस्तावना में समानता की बात करते हैं, किसकी? समानता की बात करते हैं तो अलग बात है, और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अलग बात है। ठीक है ना दोस्तों? तो कहने का मतलब यह है कि प्रस्तावना में जो समानता की बात की गई है वह 2 की गई है, स्वतंत्रता की जो बात की गई है वह 5 की गई है, न्याय की जो बात की गई है वह 3 की गई है। ठीक है ना दोस्तों? वह कितनी? 3 की गई है। तो जो समानता है वह याद रखना दोस्तों, अवसर की समानता है और साथ ही साथ है प्रतिष्ठा की समानता है। किसकी? प्रतिष्ठा की समानता है। ठीक है? तो ये 1 और 2 आपकी समानता हो गई। स्वतंत्रता में जो है दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता है, आप अच्छी तरह से, विचार की स्वतंत्रता है, जी हाँ दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, जी हाँ, उपासना, ऐसे आपने सुना होगा। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, फिर धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है, याद रखना। विश्वास की स्वतंत्रता है तो विश्वास की स्वतंत्रता है, ठीक है, फिर धर्म की स्वतंत्रता है, फिर आपकी उपासना की स्वतंत्रता है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ से भी दी गई है। फिर आपको न्याय में जो है सामाजिक न्याय की बातें होती हैं, सामाजिक न्याय, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नहीं बाद में नहीं कहिएगा। आर्थिक न्याय की बात करते हैं और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर जा रहा है, वो जो बच्चे हमारे लगातार बता रहे हैं वह एकदम सही बता रहे हैं, वह एकदम क्या है? सही बता रहे हैं। मजा आ गया है देख करके, ठीक है, अच्छा लगता है यार जब आप लोग क्या है ना प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो सच में है मजा आ जाता है, लगता है बस पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो अब हम तो बता ही दिए हैं दोस्तों कि सामाजिक न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ठीक है, और राजनीतिक न्याय, ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है राजनीतिक न्याय। तो जो आपका समाज में किसी भी बंदे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा देखिए, प्रस्तावना के साथ साथ एक
स्थान पर और न्याय की बात, इसी 3 न्याय की बात की गई है, वह कहाँ की गई है आपको पता नहीं होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। कहाँ? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। कहने का मतलब डीपीएसपी में की गई है। कहाँ? डीपीएसपी में की गई है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में इसी 3 प्रकार के न्याय की बातें की गई है। इसी 3 प्रकार के क्या न्याय की बातें की गई है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। सांची के स्तूप के निर्माण करता है। दोस्तों निर्माण करता कौन थे? तो सांची का स्तूप जो है दोस्तों वह सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तूप है। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे बड़ा स्तूपों में से एक है। सबसे बड़े स्तूपों में से एक है बौद्ध धर्म के। ठीक है, बौद्ध धर्म के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक महान ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक महान ने करवाया था। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अशोक ने स्तंभ लेख, ठीक है ना, शिला लेख और गुहा लेख, इन 3 लेखों के माध्यम से अशोक बौद्ध धर्म का जबरदस्त प्रचार प्रसार किए थे। बौद्ध धर्म का क्या है? जबरदस्त प्रचार प्रसार किए थे। तो आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। ठीक है, यहां से भी बातें समझ सकते हैं। अशोक अपने 99 भाइयों को मारने वाले राजाओं में से एक है, जो गद्दी के लिए अपने 99 भाइयों को मार दिया था। बाप रे, क्या यार, यही होता है दोस्तों। ऐसे नहीं है मेरे दोस्त, आपके बहुत जिंदगी में हिस्ट्री एक ऐसा है जो दोस्तों बड़ा अजीब अजीब बातें सुनने को मिलता है। ठीक है, बड़ी अजीब अजीब बातें सुनने को मिलता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अशोक कलिंग युद्ध के बाद, जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261, जी हाँ दोस्तों, ईसा आप जानते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है, उसी कलिंग युद्ध के बाद ये कहा जाता है अशोक का दिल बहुत ज्यादा द्रवित हुआ था, जिसके कारण वह बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बौद्ध धर्म अपना करके बौद्ध का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया था अशोक ने। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया था। यह बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक सम्राट अशोक करके धारावाहिक कार्यक्रम भी आता था, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो उसको देखने का जरूर प्रयास करिएगा अगर कभी टाइम मिले तो वहां से आपको कुछ चीजें सीखने को मिल जाएंगी। कुछ चीजें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य से भी मिल जाएंगे। तो अशोक महान को याद करिएगा। आगे क्या लिखा है दोस्तों, सांख्य योग का, ठीक है, प्रतिपादन किसने किया था? सांख्य योग। देखिए दोस्तों, योग दर्शन का तो पतंजलि ने किया था, लेकिन सांख्य योग का जो किया था वह कपिल ने किया था। किसने? कपिल ने किया था। इसको 3 भागों में बांटा गया था। एक था प्रत्यक्ष, जी हाँ दोस्तों, दूसरा था दूसरा था अनुमान, और तीसरा था आप वचन। ठीक है, इन 3 भागों में इस, जी हाँ, सांख्य योग को विभक्त किया गया था। क्या? ये याद रखने वाली बातें हैं। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आप्यवचन है। इन 3 में इसको क्या किया गया था दोस्तों? बांटा गया था। तो यहां से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ बड़े प्यार से जुड़े हैं, वह
वह वीडियो को प्लीज आगे थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, पूजा जी, प्रियंका जी, सालू जी, ठीक है ना दोस्तों, अविनाश जी, अर्जुन आजमगढ़, बहुत सारे छात्र हमारे साथ लगातार, दिव्या जी, सोनी जी, ठीक है, प्रियेश जी, वसीम राजा, ये सारे बच्चे, बहुत हमारे जितने भी सारे बच्चे हैं, लगातार जो बच्चे जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं ना, वह प्लीज वो भी कमेंट्स करते रहा करें दोस्तों। हम सबका नाम लेना चाहते हैं, एक बार सबका नाम लेकर के अच्छा लगता है दोस्तों। कितने लोग हमसे मतलब प्यार करते हैं, कितने लोग हमारे साथ हैं, ये देख करके बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। ठीक है, चलते हैं आगे, बातें करते हैं। हिंदी इंडिविजुअल का बैच प्रारंभ है और आप जानते हैं कि दोस्तों इसमें 140 घंटे प्लस वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों सुपर टेट का भी जबरदस्त बैच हमारे यहाँ चल रहा है। लिखा है दोस्तों, अनुच्छेद 51A में खंड के किसके द्वारा जोड़ा गया था? खंड के किसके द्वारा जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992। जी नहीं दोस्तों, इसके तहत तो पंचायत राज आई थी। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001। जी नहीं, 86वां संविधान संशोधन 2002। बिल्कुल एकदम सही है दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो पहले हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, उसमें एक का इजाफा किया गया और मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ करके जो पहुंची, वह कितनी पहुंची दोस्तों? 11 पहुंची। मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर कितना पहुंची? 11 पहुंची। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं, इस तरह आप यहां से भी बातें क्या है समझ सकते हैं। तो अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान देने वाली बातें हैं, इनको प्लीज नोट कर लीजिए। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और 11वां मौलिक कर्तव्य, जी हाँ दोस्तों, 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को सभी संरक्षक एवं अभिभावक का यह उत्तरदायित्व बनता है, मतलब यह कर्तव्य बनता है कि वह उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराए। ये कहता है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य। तो फिर यहां से भी बातें आपको नोट करना चाहिए। अगला क्या लिखा है दोस्तों? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सम्मिलित नहीं है? ठीक है ना दोस्तों, आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 152, ये सब राज्य को परिभाषित करते हैं। क्या? राज्य को परिभाषित करते हैं। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, परिभाषित करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो राज्य को परिभाषित करते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य को परिभाषित कैसे किया जाता है, ये ध्यान से देखिएगा। सरकारी संस्थाओं से जुड़ी हुई समस्त संस्थाएं, सारी सरकारी संस्थाएं होती है, मतलब राज्य होता है। जो सरकारी है, गैर सरकारी है, या फिर किसी भी प्रकार से सरकार से अनुदान प्रदान करता है, या फिर सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, वह समस्त संस्थाएं राज्य कहलाती हैं। ठीक है ना दोस्तों, वह समस्त संस्थाएं राज्य कहलाती हैं। लेकिन राज्य शब्द को जितना अच्छे से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, उतना गजब कहीं पर भी नहीं परिभाषित किया गया है, कहीं पर भी नहीं परिभाषित किया गया है। तो संघीय एवं राजकीय विधायी अंग, स्थानीय निकाय, सभी संवैधानिक संस्थान, यह सब क्या होता है दोस्तों? आपकी राज्य में आती हैं। ठीक है, ये सब आपकी किस में आती हैं? राज्य में आती हैं। तो यहां से भी बातें आप नोट कर सकते हैं।
समानता का अधिकार निम्न अनुच्छेदों में से दिए गए हैं, ठीक है। 14 से 18, 18 से 19, 20 से 21 से 32 से, सिर्फ 32 से। आप जानते हैं समानता का अधिकार इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार आप देख रहे होंगे दोस्तों, आरक्षण को लेकर के विशेष मुद्दे चर्चा में बने हुए हैं। कभी ओबीसी के आरक्षण को लेकर के आवाज उठती है, कभी जो ईडब्ल्यूएस के तहत आपने देखा होगा हाँ कि भैया जो 10% आरक्षण दिया गया है जनरल लोगों को, आर्थिक रूप से पिछड़े वाले भाई लोगों को, तो उसमें भी आवाज उठी है। इसी तरह एससी एसटी को लेकर के भी आवाज उठती रहती है। तो इस तरह देश में समानता का अधिकार स्थापित करने के लिए जो सरकार अलग अलग प्रकार के उचित कदम उठाती है, उस पर देश में आवाज उठती है। समानता का अधिकार जो हमारे 6 वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में है, और साथ ही साथ भाग 3 में है। साथ ही साथ क्या है? भाग 3 में है। तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार, ठीक है। क्या मौलिक अधिकार को लेकर के यहां पर ध्यान दीजिएगा। समानता का अधिकार निम्न अनुच्छेदों में दिए गए हैं। तो 14 से 18 के बीच में, कहा 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्याति अध्यादेश क्या है दोस्तों? अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है। यदि लोकसभा विघटित हो जाए तभी प्रभावी होता है। संसद के पुनः संवेद होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये लाइन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश एक विधायी शक्ति है। हम सब का मैसेज देख रहे हैं, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि जितनी सारी चीजें आप जान लेंगे उतना मजा आ जाएगा। दोस्तों हम सबका नाम भी ले लेंगे, चलिए कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं लेता भी रहता हूं, आप देखे होंगे। तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, हम अगर यहाँ पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं ना, पढ़ाई पर हमें फोकस, मैं बार बार अपना मैं भीम सिंह करता रहूं तो आप भी क्या है परेशान हो जाएंगे, कहेंगे अरे यार सर क्या कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ हमें पढ़ाई पर, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हैं इतने सारे, वो सिर्फ और सिर्फ इस समय पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, कि हमको ज्यादा से ज्यादा सर से नॉलेज लेना चाहिए। और कभी भी बात यही होती है दोस्तों कि जो लोग बेफालतू की बातें करते हैं वो हमको नहीं पसंद है। हम भी जब आपके सामने बता रहे हैं, जब हम भी पढ़ाई करते हैं किसी भी शिक्षक के सामने से, तो जब वो टॉपिक से हटकर के बात करता है ना, तो फिर एकदम मन में पता नहीं कैसे इरिटेट होने लगता है कि नहीं। हाँ, हंसी मजाक के पात्र हैं, अगर आप या हम थोड़ा सा हंसी मजाक करा देंगे, बीच में हंस लेंगे तो दिमाग ओपन हो जाता है। बीच बीच हंसना भी चाहिए, ये बातें एकदम सत्य है, ठीक है। पढ़ाई हमेशा करते रहने के लिए बीच में हंसना बहुत जरूरी है, ठीक है। हंसने से बहुत सारी जो मस्तिष्क की ज्ञान इंद्रियां होती हैं वह ओपन होती हैं। तो कहने का मतलब ये होता है अध्यादेश क्या है दोस्तों? एक विधायी शक्ति है। पहली बात तो यह जान लीजिए, कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है। अध्यादेश एक अल्पावधि कानून होता है। क्या होता है? अल्पावधि कानून होता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है, जी नहीं। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, ध्यान से समझते जाइएगा, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और राष्ट्रपति को किसी विषय पर
ठीक है ना दोस्तों। ऐसा लगता है कि दोस्तों कानून बनाना अति आवश्यक है, तब राष्ट्रपति उस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश तब तक जारी रहता है जब संसद का सत्र बैठ जाता है, और बैठने के यह 6 सप्ताह तक जारी रहता है। ठीक है, इस दौरान राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर अध्यादेश को राष्ट्रपति वापस नहीं लेते हैं और संसद के दोनों सत्र इस अल्पावधि कानून को पूर्ण अवधि कानून में नहीं बदलना चाहते हैं, तो यह 6 सप्ताह के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए अध्यादेश की जो एक समय सीमा बताई गई है वह 6 सप्ताह बताई गई है, लेकिन अधिकतम समय सीमा जो बताई गई है वह याद रखिएगा मेरे दोस्तों, वह 6 माह और 6 सप्ताह बताई गई है। 6 माह और 6 सप्ताह बताई गई है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज CBT 2 ग्रुप डी, जी हाँ दोस्तों दोनों का है। एक 299 का है, दूसरा 249 का है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच हमारे यहाँ जबरदस्त क्या है, प्रारंभ है। क्या जबरदस्त प्रारंभ है। तो आप यहाँ से भी बातें देख सकते हैं। अगर आप इसमें भागीदारी लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं। क्या आराम से ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है। हम बड़े प्यार से बता रहे हैं, जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूरी पर होगा वह उतना ज्यादा समय लेता है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, इसीलिए यह मात्र 88 दिन के आसपास में ही सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। लेकिन वरुण ग्रह, जिसे हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं, वह सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होता है। इसीलिए दोस्तों यह सूर्य की परिक्रमा भी सबसे लंबी अवधि में करता है। बहुत सारे बच्चे, जी हाँ दोस्तों, अपना स्नेह प्यार बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाक्य बोलते हैं। कुछ बच्चे तो गजब की, जी हाँ दोस्तों, शेरो शायरी भी लिखते रहते हैं। एक हिटलर दीदी है, ठीक है ना दोस्तों, हिटलर दीदी का मैं देखता रहता हूँ दोस्तों, बहुत गजब गजब की प्रेरणा वाले वाक्यांश लिख लिख करके भेजती रहती हैं, तो अच्छा लगता है देख करके। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा नेपच्यून है वह सबसे ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, लेता है समय। क्या सबसे ज्यादा समय लेता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें, 1901 से कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, 1901 से कहानी। देखिए बेटा, आप लोग जो भी हमारे साथ छात्र छात्राएं जुड़े हैं, हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, हम आपका सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि दोस्तों आप सभी लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम सच में मजेदार कहानियों के साथ ही आप सभी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पढ़ा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बातें बताते रहें। तो दोस्तों क्या है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 से होती है। ठीक है ना दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उन्हीं की जो अथाह संपत्ति थी, उसी संपत्ति का जो एक ऋण प्राप्त होता है, मतलब जो मतलब लगा है अलग अलग स्थान पे, जो लाभ एक तरह से कह लिया जाए, जो लाभ आता है, उसी कहानी दोस्तों नोबेल पुरस्कार के रूप में विजेताओं को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आप जानते हैं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, फिर उसके बाद शांति के क्षेत्र में दिया जाता है,
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, फिर भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार जो है भैया स्वीडन की जो एकेडमी है उसी के द्वारा यह पुरस्कार क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है। निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। कौन है भैया, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स और गांधी जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल करके आती हैं। कार्ल मार्क्स और गांधी जी दोनों क्या है दोस्तों, जनता की स्वतंत्रता चाहते हैं हमेशा, लेकिन कार्ल मार्क्स स्वतंत्रता याद रखिएगा क्रांति के माध्यम से चाहते हैं, गांधी जी आंदोलन के माध्यम से चाहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। पाश्चात्य देशों में कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा नाम है और यह एक बहुत बड़े थिंकर थे। तो दास कैपिटल इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है ना दोस्तों। आगे क्या लिखा है, भारत का सबसे बड़ा जो पूरा स्थल है, भारत का सबसे बड़ा जो पूरा स्थल है उसके बारे में बता रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए कि भैया यह उत्तर है, उत्तर में सबसे ऊपर जो है वह मांडा है। ध्यान से समझते जाइएगा, मांडा है। फिर जो आप कहानी दोस्तों याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा पूछा है, अर्थात बड़े लेवल में भारत का पूछा है। उस तरह अगर पूछता तो मोहनजोदारो का स्थान आता, याद रखिएगा मोहनजोदारो का स्थान आता, लेकिन यहाँ भारत का पूछा है। किसका पूछा है, भारत का पूछा है। तो इस पर ध्यान देते रहा करिए आप लोग। तो मांडा है नीचे सबसे, अर्थात आप जानते हैं दैमाबाद यहाँ पर है। ठीक है, दैमाबाद भी है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। प्रवरा नदी, ये सब याद आ रहा होगा दोस्तों। फिर आप यहाँ सूतका गेंडोर, ठीक है, सूतका गेंडोर का नाम आपने सुना होगा। ठीक है ना दोस्तों। फिर इधर आप आलमगीरपुर का नाम सुना होगा, आलमगीरपुर का नाम सुना होगा। ये मेरठ में है। जी हाँ दोस्तों, मेरठ में है। तो इस तरह आप यहाँ से कुछ चीजें ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, ध्यान दे रहे होंगे, ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आगे हम बताना चाहते हैं भारत का राखी गढ़ी, भारत का जो राखी गढ़ी है यह प्रमुख है। ठीक है ना दोस्तों, यह क्या है, प्रमुख है। ये याद रखिएगा, नहीं यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नितिन सर हैंड राइटन ई बुक्स आपको बहुत गजब की मार्केट में उपलब्ध है, याद रखिएगा दोस्तों। तो आप लोग ले सकते हैं मार्केट में, क्या इसको घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के दाएं तट पर है। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर है और यह बाएं तट पर है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगा आपके घाघरा नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2, 1, 3, 4 सीधा सीधा सही हो जाता है। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं लगातार अपना प्रयास करते हैं, आंसर देते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का जैसे गलत हो जाता है ना तो तुरंत हटा लेते, ऐसा ना हो कहीं जी हाँ दोस्तों वो लड़की या वो लड़का हमको बोल दे कि ये गलत आंसर बता रही हैं। ऐसा मैं कई बार देखता रहता हूँ, बीच बीच में जो लोग माहौल बनाते रहते हैं, अच्छा लगता है देख करके। ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा है अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में विवाद होता है तो ये
कहां भैया? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आवाज इसकी उठाई जाती है, मतलब अपील की जा सकती है। लेकिन जब अंतरराज्यीय परिषद के गठन की बात आती है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 याद रखना अंतरराज्यीय परिषद के गठन के बारे में बात करता है, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद से संबंधित है। किससे? नदियों के जो जल बंटवारे से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं, इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये प्रश्न फिर आपके सामने क्यों लाया गया? क्योंकि दोस्तों आपको बता दे, हमारे आंकड़ों के अनुसार जो हमारे दिमाग में आंकड़े चल रहे हैं, इस बार योजना आयोग से प्रश्न बनना ही बनना है, भले वह नीति आयोग से बने या योजना आयोग से बने। लेकिन इस बार 100% पीसीएस लेवल से लेकर के रेलवे ग्रुप डी तक के समस्त प्रश्नों में आपको हम बताना चाहते हैं कि भैया यहां से प्रश्न बनना निश्चित है। तो योजना आयोग की जो स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 15 मार्च, कब? 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, और इसी के आधार पर देश के अंदर पंचवर्षीय योजना का भी आधार रखा गया था। क्या? पंचवर्षीय योजना का भी आधार रखा गया था। तो आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। इसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कार्य कर रहा है। ठीक है, क्या नीति आयोग कार्य कर रहा है, यह याद रखिए। योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इसके प्रदेश अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो छात्र हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना दोस्तों, आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280, आपको हम बताना चाहते हैं कि कभी कभी बच्चों को 380 भी दे दिया जाता है। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, अनुच्छेद 380 तो संविधान से ही समाप्त हो चुका है। इसमें आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 380 में अंतरिम सरकार का उल्लेख है। ठीक है ना दोस्तों, क्या? अंतरिम सरकार का उल्लेख काम चलायु सरकार का था। जैसे ही पूर्णकालिक सरकार बनी यह अनुच्छेद गायब हो गया, अंतरिम सरकार की बात ही गायब हो गई है। ठीक है, लिखा है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी साहब है। वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठित होता है, केंद्र और राज्य के धन बंटवारे से संबंधित होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी गठन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है, ये बातें पता होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ ही लेता हूं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अनगिनत बार बताया हूं, अब इससे बाहर क्या आएगा? लेखपाल से संबंधित जो ग्राम समाज और विकास की पुस्तक से संबंधित बातें हैं दोस्तों, आपको यह पुस्तक मार्केट में जबरदस्त मिल जाएगी। दोस्तों समस्त टीचर इस समय बुक पर लगे हुए हैं और आपको मार्केट में बहुत जल्द कई सारी पुस्तकें मिलने वाली हैं। अभी हम लोगों की सिर्फ लेखपाल से संबंधित बुक आई है। जी हाँ दोस्तों, जब जीएस की बुक आएगी तो भीम का भी दबदबा देखने को मिलेगा। हिंदी की बुक आई है तो नितिन सर का दबदबा देखने को मिला है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमारी संपूर्ण टीम कार्य कर रही है। बहुत मजेदार बुक आएंगी, पॉलिटी की, जियोग्राफी की, अलग अलग
चालक भी आएंगी, बस मार्केट में इंतजार करते रहिए, बहुत जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरह आप देख रहे हैं हिंदी की जबरदस्त बुक आने वाली है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ लेखपाल की आई है। लिखा है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन। ठीक है ना दोस्तों, तो आप देख रहे हैं डीटी लकड़वाला, ठीक है ना दोस्तों, डॉक्टर सी रंगराजन, वाई वी रेड्डी, विजय केलकर। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी साहब थे। कौन? वाई वी रेड्डी साहब थे। और यह प्रश्न मैंने क्यों लिया वाई वी रेड्डी साहब, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच में धन के बंटवारे की बात करता था, तो पहले लगभग 32% के आसपास से राज्यों की हिस्सेदारी होती थी कुल राजस्व या कुल धन का ने, लेकिन अब बढ़ा करके 10% सिफारिश इन्होंने किया था कि 10% और ज्यादा बढ़ा दिया जाए राज्यों की सहभागिता। जी हां दोस्तों, लिखा है ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो है दोस्तों ईवीएम का मशीन का प्रयोग कहां पर किया गया, तो आपका जो प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर जा रहा होगा गोवा की तरफ आप जा रहे होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर किस गांव के क्षेत्रों में किया गया था, तो सबसे पहले आपको याद रखिएगा ये शुरुआत हुई थी केरल राज्य के पारुल जिले से। ठीक है ना दोस्तों, वहीं से आधारशिला शुरू हुई थी। बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली ने, जी हां दोस्तों, विधानसभा के कुछ विधान सीटों में 5-5-6 के भाग में करवाया चुनाव। लेकिन गोवा देश का एक ऐसा राज्य है जो अपना पूरा संपूर्ण चुनाव सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं क्या करवाया था दोस्तों, चुनाव कराया था। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। इस प्रकार अभी हाल ही में जो चुनाव का मुद्दा चल रहा है दोस्तों, उसके लिए यह प्रश्न आपके लिए जरूरी है। ठीक है, यह याद रखिएगा। लिखा है कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो आपको हमने बताया है कि दोस्तों पहले 2 अखिल भारतीय, मूल संविधान में 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी, पहले 2 थी, वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिनमें से आईएएस है, जिनमें से आईपीएस है और साथ ही साथ आईएफएस है। क्या है? आईएफएस है, यह याद रखना। आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर जो है वह मसूरी में है, याद रखना मसूरी में है, आपको पता होना चाहिए। लवासना एकेडमी आपको याद रखने वाली बातें हैं। आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है वह हैदराबाद में होती है। कहां पर? हैदराबाद में होती है। और आईएफएस की जो होती है वह देहरादून में होती है। कहां पर? देहरादून में होती है। तो ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो यहां से समझ सकते हैं भैया, अखिल भारतीय सेवाओं को बढ़ाने का जो पावर है वह राज्यसभा के पास है। कहां? राज्यसभा के पास है। एक तरह से कहा जाए तो संसद के पास है। देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी से जबरदस्त 30 मॉडल टेस्ट पेपर वाली पुस्तक मार्केट में बहुत जल्द क्या आ चुकी है। आप सभी लोग जाकर परचेज कर सकते हैं। निम्न में से किसमें ऋण आवेश होता है? निम्न में से किसमें ऋण आवेश होता है? तो जैसे दोस्तों यह अल्फा होता है, यह गामा होता है, यह बीटा होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं जैसे आवेशित कण, तो अल्फा जो होता है वह क्या होता है दोस्तों? धनात्मक की ओर गति करता है। ठीक है, बीटा जो होता है, गामा जो होता है वह उदासीन होता है, इसमें कोई न धन आवेश न ऋण, और ये जो होता है ऋणात्मक की ओर बढ़ता है। तो ऐसे प्रश्नों का बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों
प्रश्नों की बात कर रहा है अल्फा बीटा गामा को लेकर के, तो आप यहां से भी बता सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए जो यहां पर, जी हाँ दोस्तों, आपका ऋण आवेश की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी? ऋण आवेश की बात कर रहा है। यहां निगेटिव चार्ज होता है, यहां प्लस चार्ज होता है। ठीक है, जो आपका बीटा है, ठीक है, बीटा जो होगा वह अगर धन की तरफ घुस रहा है, मतलब जा रहा है, तो यहां पर निगेटिव चार्ज होगा, ऋणात्मक होगा। फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। क्या? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत आसान प्रश्न है, इनको आप आसानी से दे सकते हैं। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो हमारा पसीना होता है वह वाष्पीकरण की वजह से तेजी से क्या होता है, सूखता है, जिसके कारण हमें ठंड ठंड महसूस होता है। ठीक है, लेखपाल सामान्य ज्ञान से संबंधित मार्केट में जो पुस्तक है 30 मॉडल टेस्ट पेपर वाली, वह जी हाँ दोस्तों मिलेगी। महावीर की स्वामी जी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। ठीक है, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। ये बातें आपको पता होना चाहिए। पिता का नाम सिद्धार्थ है और दामाद का नाम जमाली था, ये याद रखना। ठीक है ना दोस्तों। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम कितने पंथों में बटा था? तो 2 पंथों में बटा था, शिया और सुन्नी। या दोस्तों, शिया और सुन्नी पथ पर बटा था, यह याद रखना। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो थे वह हजरत मोहम्मद साहब ही थे। कौन? हजरत मोहम्मद साहब ही थे। बेटा अब लास्ट में थोड़ा वीडियो बढ़ा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जाते जाते। और लिखा है ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ठीक है ना दोस्तों, ये बातें आपका ये याद करने वाली बातें हैं। तो ये थी आज की आपकी समस्त प्रश्नावली। सामान्य गणित के 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपके मार्केट में उपलब्ध हैं। अगर कोई भी छात्रों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे साथ सीधा दोस्तों जुड़ सकते हैं, या फिर इन नंबरों पर कॉल करके अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। तो आप को यह क्लास कैसे लगी, अपना स्नेह प्यार जरूर दीजिएगा और आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम ऐसी ही कामना करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों।